बेटा, आइए आज देखते हैं हम अगली कड़ी में हम लोग पढ़ रहे थे व्यंजनों का वर्गीकरण। इसमें हम लोग स्पर्श व्यंजन, अंतस्थ व्यंजन के बारे में पढ़ चुके थे। यहाँ तक कि उसमें र और ल के विषय में भी पढ़ चुके थे, तो उसी को आइए उसी क्रम में आगे बढ़ते हैं। अगला है हमारा प्रकंपित या लुंठित वर्ण। तो प्रकंपित या लुंठित कहने का क्या सेंस है? जब हम र का उच्चारण करते हैं तो कहीं ना कहीं कंपन सा महसूस होता है, एक झंकार टाइप का महसूस होता है। कंपन से उच्चारित होने वाला वर्ण या लुढ़क कर जिस वर्ण की ध्वनि बाहर निकलती है बोलते हैं र। तो लुढ़क कर यानी आगे की तरफ और ऊपर से कंपन सहित। बोल के आप लोग ट्राई करिए, एक बार बोल के देखिए, र। तो इसलिए इसे लुंठित वर्ण कहते हैं क्योंकि इसमें हमारा जीवा क्या होता है, मुड़ जाता है और कंपन के साथ आगे की ओर लुढ़कता है, इसलिए बोलते हैं इसको प्रकंपित या लुंठित वर्ण। फिर अगला हमारा है पार्श्विक वर्ण। पार्श्विक वर्ण के विषय में भी हमने आपसे बात किया था कि प्लेबैक सिंगर जैसे होते हैं जो गाना गाते हैं पर्दे के पीछे, एक्टर एक्ट्रेस आगे हैं, पीछे से गाना गाएगा। उसी तरीके से हमारा वर्ण भी ल जो है वो भी पार्श्विक यानी प्लेबैक टाइप का है। कैसे? पार्श्विक वर्ण जिन वर्णों का उच्चारण करने पर वह जीवा के बगल से निकलती है उसे पार्श्विक वर्ण कहते हैं। जब हम बोलते हैं ल, तो ल के केस में हमारा जीवा क्या होता है, जीवा एकदम मुड़ जाएगी और बगल बगल से इधर से और इस तरफ से क्या करता है, हवा निकलता है, जैसे बोलते हैं ल। तो जब ल बोलेंगे तो हमारा जीवा मुड़ेगा और बगल बगल से हवा के कारण जो अवरोध उत्पन्न होता है उसके द्वारा हम बोलते हैं इस वर्ड को ल, इसलिए इसको कहा जाता है पार्श्विक वर्ण। अब हमारा अगला चरण, हम लोग स्पर्श व्यंजन पढ़ चुके थे, अंतस्थ व्यंजन पढ़ चुके थे। अब हम लोगों को पढ़ना है ऊष्म व्यंजन या संघर्षी व्यंजन। जैसा कि इसके नाम से ही महसूस हो रहा है कि एक उष्मा सा महसूस होता है, एक गर्माहट सा महसूस होता है जब इन वर्णों को हम बोलते हैं। जिन व्यंजनों के उच्चारण में हवा मुख से रगड़ खाती हुई धीरे धीरे बाहर निकलती है, हवा मुख से रगड़ खाती हुई, जैसे हम लोग बोलते हैं श, ख, स, ह। तो इसमें क्या होता है, जब हम इसको बोलेंगे श, ख, स, तो आपको एक अंदर ही गर्माहट सा महसूस होगा। और कहा गया है कि हवा मुख से रगड़ खाती हुई धीरे धीरे बाहर निकले तो उसे हम कहते हैं ऊष्म व्यंजन। संघर्षी व्यंजन के ऊपर है क्योंकि इसको बोलने में हमको संघर्ष करना पड़ रहा है, हम उसको महसूस कर रहे हैं कि रुकावट टाइप का या रगड़ खाती हुई कुछ जाती है, तो वहां पर महसूस होता है कि संघर्ष। अब ये संख्या में 4 है, कौन कौन से हैं? बड़ा स, षटकोण वाला स, दंती स और एक प जिसका उच्चारण स्थान है कंठ। अब जैसे हम लोग कहते हैं संदीप, संदीप, तो संदीप में जो स है वो हमारा दंती स है, संदीप, जिसमें हमारा जीवा क्या है, दांत को स्पर्श करता है। अब जैसे बोलते हैं आशा, तो उसमें बड़ा स है, तो वहां पे मैंने क्या होना चाहिए उच्चारण, श न कि स, आशा। तो स हमारा जो है तालव्य स है, बड़ा वाला स, जिसको कैसे बोलेंगे, जिह्वा को जब हम तालु से टच करा के बोलेंगे श, वो हमारा तालव्य स है, बड़ा सा होगा। षटकोण वाला श जब बोलिए षटकोण या श, तो वहां पे देखिए होता क्या है, हम महसूस करते हैं बिल्कुल कैसे, जैसे ट ठ ड ढ बोलते थे, बिल्कुल उसी तरीके से, इसलिए इसको बोला जाता है मूर्धन्य षटकोण। और मूर्धन्य के लिए आपको बताया था दांत के जस्ट पीछे जब वह टक्कर मारता है, यानी कौन से हिस्से में, कठोर तालु के हिस्से में, दांत के जस्ट पीछे, षटकोण, इसलिए इसको बोलते हैं मूर्धन्य स। तीसरा हमारा स है दंती स, जिसमें जिह्वा के द्वारा दांत पे स्पर्श करते हुए स बोला जाए, श, संदीप, संदीप। अगला है हमारा ह, जिसका उच्चारण स्थान है कंठ, ह, ह बोल के देखिए, यहाँ पे अपनी उंगलियों को रखिए, ह, जैसे हम बोलते थे क, ख, ग, घ, अंग, बिल्कुल इसी तरीके से ह, यानी इसका उच्चारण स्थान क्या होगा, कंठ होगा। ये हुआ हमारा। अब अगला चरण में आते हैं संयुक्त व्यंजन। संयुक्त व्यंजन क्या होता है भाई? दो भिन्न व्यंजन का परस्पर संयोग संयुक्त व्यंजन कहलाता है। अब दो अलग अलग व्यंजनों के मिलने से एक नया व्यंजन जो बने उसको हम कहते हैं संयुक्त व्यंजन। एक खास बात, हम जब बोलते हैं हिंदी में कितने व्यंजन हैं, तब हम बात किसकी करते हैं, हम 33 की बात करते हैं। किन 6 की बात नहीं करते, छ, त्र, ज्ञ, स्र और ड के नीचे बिंदी और ढ के नीचे बिंदी, इन 6 की बात नहीं करते। क्यों नहीं करते, उनको देखा जाए
तो इन चारों के बाद इसलिए नहीं करते क्योंकि संयुक्त व्यंजन है, ये कहीं के दो व्यंजनों के मेल से बने। तो संयुक्त व्यंजन होता है जब दो भिन्न भिन्न व्यंजनों के मेल से बने, उसे हम कहते हैं संयुक्त व्यंजन। जैसे क्षत्रिय वाला क्ष है वो क्या क्या मिला के बना है, ये हमारा क हलंत प्लस स हलंत प्लस अ, यानी क आया, षटकोर वाला स आया और स्वर अ आया। तो हम मदद किसकी देख रहे हैं, मेनली दो व्यंजनों की। स्वर तो हमें जरूरत पड़ता ही पड़ता है किसी व्यंजन को पूर्णतः बोलने के लिए। उसी तरीके से जो त्र है, त हलन धन र हलन धन अ, एक है वर्ण विच्छेद है इसका, जब इसको टुकड़ों में तोड़ते हैं, त हलन धन र हलन धन अ, और ज्ञ हमारा क्या होगा, ज धन इय धन अ मिला के बनेगा ज्ञ। और इसी तरीके से और वर्ड है जिसको हम लोग इग्नोर मारते हैं, हिंदी में हम क से ज्ञ तक तो कहते हैं लेकिन स्र छूट जाता है। जैसे आप लोग श्रमिक शब्द बोलते हो तो श्रमिक का जो स्र है वो क्या क से ज्ञ तक में आता है, नहीं दिखता। तो ध्यान दीजिएगा, स्र को भी हम काउंट करते हैं जिसका होगा श हलन धन र हलन धन अ। तो ये चारों ही हमारे क्या कहलाते हैं, संयुक्त व्यंजन कहलाते हैं। क्यों कहलाते हैं, क्योंकि दो व्यंजनों के मेल से बने हैं। अब हम अगला टॉपिक पढ़ते हैं, उत्क्षिप्त व्यंजन या द्विगुण व्यंजन। हम लोग बहुत ज्यादा इस्तेमाल करते हैं सड़क, पकड़, इन सब शब्दों को पढ़ना लिखना फिर, लेकिन ध्यान दीजिएगा कि हम लोग को लगता है कि दोनों हमारे वर्णमाला हिंदी वर्णमाला में है, लेकिन जब हम ध्यान देते हैं ट ठ ड ढ अड़, तो वहाँ ड और ढ है, न कि ड़ और ढ है। वहां पे क्या है, ड और ढ है, जबकि यहाँ पे क्या अंतर है, ड के नीचे बिंदी और ढ के नीचे बिंदी। क्यों, क्योंकि ऐसे शब्दों को हम इस्तेमाल करते हैं, बोलते हैं सड़क, तो वहां पे ड के नीचे क्या आ रहा है, बिंदी आ रहा है। सड़क, पकड़, लड़का, पेड़। वहीं ढ के लिए देखिए बढ़ई, शंकर, गढ़, पढ़ना। अच्छा ये होता क्या है, तो जिन वर्णों के उच्चारण में जीवा ऊपर उठकर झटके के साथ नीचे की ओर आए, पढ़ना ढ ढ, तो उसमें क्या है, जीवा ऊपर जाए लेकिन झटके के साथ कहाँ आ रही, नीचे की ओर आ रही। इस वजह से इसको क्या बोलते हैं, उत्क्षिप्त व्यंजन या द्विगुण व्यंजन। उत्क्षिप्त व्यंजन या द्विगुण व्यंजन। तो अगर आपसे पूछा जाए उत्क्षिप्त व्यंजन या द्विगुण व्यंजन कितने हैं, तो हमारा आंसर होगा दो। कौन कौन सा, ढ के नीचे बिंदी और ढ के नीचे बिंदी। ढ के नीचे बिंदी से बढ़ई, पढ़ना, ये सब हम आसानी से यूज करते हैं। अब हमारा अगला जो है टर्म आगत व्यंजन। आगत व्यंजन क्या होता है, आगत आप समझते जैसे कहते हैं आगंतुक, यानी आने वाले, जो बाहर से मेहमान आते हैं। उसी तरीके से यहाँ पे आगत व्यंजन यानी विदेशी भाषा के वे वर्ड जिनका प्रयोग हम हिंदी में करते हैं, उन्हें आगत व्यंजन या गृहीत, मतलब हम अपने घर में उसको क्या किए, ग्रहण किए, या विदेशज वर्ण कहा जाता है। अब ये कौन से वर्ण है, तो आपको एग्जांपल के लिए दे रहा हूं। जैसे क के नीचे देखिए चिन्ह है, बिंदु लगा हुआ है, ख के नीचे बिंदु लगा है, ग के नीचे बिंदु लगा है, ज के नीचे, फ के नीचे। तो ये बिंदु कौन सा है, इस बिंदु को क्या कहते हैं, ये प्रश्न भी पूछा जाता है। तो इस बिंदु को कहते हैं नुक्ता। क्या कहते हैं, नुक्ता। अब दूसरी बात, इनको इस्तेमाल कहाँ किया जाता है, तो आप देखते हो जहां बिंदी लगाते हो वो हमारे उर्दू वाले शब्द में प्रयोग होते हैं। जैसे आपके सामने एग्जांपल में है, उर्दू में एक बोलते हैं जरा और एक होता है जरा। तो जो जरा है, देखिए इसको उच्चारण के रूप में लिखो जेड ए आर ए, जरा, ज मतलब नीचे बिंदी लगा। इस जरा का मतलब होता है थोड़ा, इसमें कहते हैं जरा सा और ले लीजिए। तो यहाँ जरा सा कौन सा शब्द है, हमारा उर्दू शब्द है। उस जरा का अर्थ है थोड़ा, जबकि दूसरे जरा जो सामान्य है जरा, इसका अर्थ होता है बुढ़ापा। दोनों में बड़ा अंतर है, केवल किसका फर्क है, केवल एक बिंदी का। वो बिंदी क्या कहलाता है, नुक्ता कहलाता है। और वो हमारे यहाँ का नहीं, बल्कि हम उर्दू से डायरेक्टली हिंदी में ले रहे हैं, वैसे शब्दों का इस्तेमाल करें। उसी तरीके से एग्जांपल देखते हैं, हम बोलते हैं जलील। तो जब बोलते हैं जलील, तो जलील का मतलब होता है बेइज्जत करना, किसी को जलील किया जा रहा है, बेइज्जत किया जा रहा है। जबकि वही जलील अगर बोले जिसमें नीचे बिंदी ना हो, तो उस जलील का मतलब होता है बड़ा या महान, जहाँ पे बिंदी नहीं है। तो इस तरीके से हम देख सकते हैं कि आगत व्यंजन का हमारे हिंदी में और हिंदी के शब्दों में किस तरीके से इस्तेमाल किया जाता है। तो वे सारे वर्ड जो हम हिंदी में प्रयोग करते हैं, जबकि वो बाहर से यूज किए गए, अन्य भाषाओं से यूज में लाए गए, तो उसे हम कहते हैं आगत व्यंजन या गृहीत व्यंजन या विदेशज वर्ड। तीनों ही आपको ध्यान रखना है, कोई भी नाम करके पूछा जा सकता है। और इस बिंदु को जैसे बोलते हैं गजल, तो ज में जो बिंदी है उसको कहते हैं क्या है, नुक्ता कहते हैं।
अब हमारा अगला है कि बहुत खास है। द्वित्व व्यंजन में बहुत कंफ्यूजन होता है लोगों को। तो द्वित्व व्यंजन है क्या? जब दो समान व्यंजन के मध्य में स्वर ना आए तो उन दोनों व्यंजन वर्णों को द्वित्व व्यंजन कहते हैं। हम लोग अपना अगला टॉपिक वर्ण विच्छेद देखेंगे। वर्ण विच्छेद स्पष्ट होते लोग कहते हैं हमको संधि नहीं समझ में आ रहा, हमको समास नहीं आ रहा, हमको शब्दों को समझना नहीं आ रहा, गलती ज्यादा होता है। तो इसको पकड़ करने का बस एक ही तरीका है कि आपको वर्ण विच्छेद आना चाहिए। वर्ण विच्छेद अगर आपने अच्छे से सीख लिया तो आपकी आधी हिंदी सरल हो जाती है। अब द्वित्व व्यंजन क्या है? जब दो समान व्यंजन के, समान व्यंजन मतलब पहला भी क दूसरा भी क, लेकिन व्यंजन की बात कर रहा जो स्वर रहित हो, स्वर न आए तो उन दोनों व्यंजन वर्णों को द्वित्व व्यंजन कहते हैं। जैसे आप लोग शब्द पहला है कुत्ता, तो उसमें अगर इसको वर्ण विच्छेद करें तो क हलंत होगा हमारा व्यंजन पहला, क हलंत है, फिर छोटा वो है प्लस आधा त का मतलब हमने आपको पहले ही बताया था। तो आधा त का मतलब क्या है? त जो है वर्ण है वह स्वर रहित है, यानी त हलंत, प्लस दूसरा वाला भी त हलंत, प्लस उसके साथ कौन सी मात्रा लगी है? स्वर आ लगा है, प्लस आ। तो यहाँ पे हम देख रहे हैं कि पहला भी त हलंत दूसरा भी त हलंत दोनों साथ पे है, उनके बीच कोई स्वर नहीं आया है। तो ऐसे दोनों व्यंजन जो हमारे वर्ण हैं अगर एक साथ आ रहे तो उनको हम कहते हैं द्वित्व व्यंजन। क्या कहते हैं? द्वित्व व्यंजन। इसी तरीके शक्कर, जब हम शक्कर बोलते हैं तो इसका वर्ण विच्छेद क्या होगा? स हलंत धन अ, स हो गया, धन आधा क यानी क हलंत धन क हलंत धन, इस क के साथ क्या लगा है? अ की मात्रा अ धन र हलंत धन अ। यहाँ भी देखिए क हलंत धन क हलंत एक साथ आ रहा है, यानी ये भी हमारा क्या होगा? द्वित्व व्यंजन। ऐसे ही लल्लन में हम ध्यान दें तो ल हलंत प्लस ल हलंत आ रहा है, साथ में बीच में कोई स्वर नहीं है, इसलिए इनको भी कहेंगे द्वित्व व्यंजन। इसी तरीके से हमारा है सज्जन, स हलंत धन अ, ज हलंत धन ज हलंत धन अ धन न हलंत धन। तो यहाँ भी अगर ध्यान दें तो ज हलंत प्लस ज हलंत दोनों ही वर्ण साथ में आ रहे हैं। तो ऐसे वर्ण जहाँ पे दो व्यंजनों के बीच में कोई स्वर ना आए उसको हम क्या कहते हैं? उसको हम द्वित्व व्यंजन कहते हैं। अब आज के लिए इतना ही।